समीकरण दीजिए। देखो समीकरण आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहला प्रश्न आप समझोगे। और मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा प्लेलिस्ट कैसे मिलती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है संख्याओं x और 4 का योग बराबर 9 है। तो यहाँ पर आपको 3 संख्या दी है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अच्छा, संख्याओं x और 4 का योग यानी इन दोनों का तो क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योग मतलब जोड़। ठीक है, x और 4 का योग 9 आता है। यानी अगर अपन इन दोनों को जोड़े तो वो जोड़ जो होगी वो किसके बराबर आएगी, 9 के बराबर आएगी। अगर इन दोनों को जोड़े, यदि x और 4 को जोड़े तो इन दोनों की जोड़ 9 है। यानी इन दोनों को अब जब जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो x कितना है, 5 है। देखो 5 + 4 = 9। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं दिया कि 5 है कि कितना है, इसने बताया कि x + 4 जो है वो 9 है। तो हम यहाँ देख कर बता सकते हैं x कितना है, 5 है ना। इसी को हम समीकरण बोलते हैं, जिसमें एक तो चर आता है, ये चर हो गया, और बराबर का निशान आता है, तो उसको हम समीकरण बोलते हैं। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा है y में से यानी इसमें से 2 घटाने पर, यानी इसमें से 2 घटाना है आपको, तो आपको 8 प्राप्त होता है। y में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसको लिखेंगे y - 2 = 8। अच्छा, अब तीसरा क्या है, a का 10 गुना 70 है। तो जब जोड़ और घटाने की बात की तो हमने जोड़ और घटाने का निशान लगाया। अब गुना का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है a का 10 गुना यानी a, फिर उसका 10 गुना यानी ये 10, और इन दोनों का इंटू, तो a का 10 गुना 70 है यानी बराबर 70। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो ये तो मैंने समझाया इस प्रश्न को पढ़कर, लेकिन लिखना कैसे है, इसको लिखना ऐसे है, 10 पहले आएगा और a बाद में आएगा, और गुणा आपको नहीं लगाना, लगाओ तो भी चलेगा। 10 पहले लिखना, फिर इंटू, फिर बाद में a को लिखना, फिर बराबर 70। ऐसे जो है हम समीकरण को लिखते हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर भाग की बात कर रहा है। अच्छा, भाग को हम किस में लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। भाग को हम बट्टे में लिखते हैं, तो मैं पहले बट्टा लगा देता हूँ, ये बट्टा लगा दिया मैंने। अच्छा, संख्या b को 5 से भाग देने पर, भाग किसका देना है, 5 का, तो जिसका भाग दिया जाता है वो संख्या नीचे होती है, तो ये नीचे आएगा। किस में देना है, b में, तो वो संख्या ऊपर आएगी। तो b में जब मैं 5 का भाग दूंगा, b में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको लिखना, b में जब मैं 5 को भाग दूंगा यानी b/5 करूंगा तो उत्तर आएगा 6, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर अगला देखो, t का 3/4 15 है। अब यहाँ पर ये 3/4 क्या होता है, 3/4, 3 मतलब 3, 3 मतलब 3। ठीक है, फिर आधा, तिहाई, चौथाई। आधा का मतलब 1/2, तिहाई का मतलब 1/3, और चौथाई का मतलब 1/4। तो 3/4 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, तो t का 3/4 का मतलब इंटू, का मतलब क्या होता है, इंटू। तो t का यानी इंटू t का 3/4 यानी 3/4 बराबर कितना है, 15 है। इस प्रश्न को अच्छे से समझना है ना। t का 3/4 कितना है, 15 है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 फिर इसका t से गुणा, तो यहाँ t लिख दो, /4 बराबर 15। दोनों ही सही है, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख देना। फिर ये देखो, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो m का 7 गुना यानी m का तो गुणा किससे हो रहा है, 7 से। समझो इसको, देखो m का तो गुणा हो रहा है 7 से, और मैंने कहा था कि जब भी ऐसे लिखा हुआ है तो होता है तो 7 को पहले लिखो फिर m को लिखो, और गुणा आपको लिखना है या नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी। तो वैसे समीकरण में गुणा का निशान हटा देते हैं, इसको लिखते हैं 7m।
तो ये लाइन तो हमारी हो गई। फिर और 7 का योगफल, यानी इसको गुणा कराने पर अगर मैं इसमें 7 जोड़ता हूँ तो मुझे 77 मिलता है। तो मुझे कितना मिलता है? 77। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 7m + 7 = 77। 7 का m का 7 गुना और फिर उसमें 7 जोड़ने पर हमें 77 प्राप्त होता है। अच्छा, अब 7वां देखो, एक संख्या x की चौथाई, x की चौथाई, चौथाई मतलब 1/4। देखो, आधा मतलब 1/2, तिहाई मतलब 1/3, चौथाई मतलब 1/4। तो ये कह रहा है x की चौथाई, यानी 1/4 का x से गुणा करो तो x/4, ठीक है, का ऋण, ऋण मतलब माइनस का निशान, x/4 यानी x का चौथाई, ठीक है, x की चौथाई ऋण 4, आपको ऋण 4, ऋण मतलब माइनस, एक तो घटाने को और ऋण दोनों एक ही है, ऋण यानी -4, 4 आपको 4 देता है, यानी बराबर 4 देता है। समझ में आया ना? x का चौथाई फिर उसका ऋण 4 आपको 4 देता है, ठीक है। फिर ये देखो, यदि आप y के 6 गुने में से, y के कितने गुने में से? y के 6 गुने, यानी y का गुणा 6 से कर दो, y का गुणा 6 से कर दो। मैंने कहा कि पहले क्या लिखना? 6, फिर गुणा हटा दो और इसको क्या लिख दो? y। तो ये हो गया 6y। तो यहाँ मेरे पास आ गया 6y। तो y, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो अब इसमें से कितना घटाना है? 6 घटाना है, तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो हमें कितना प्राप्त होगा? 60 प्राप्त होगा। फिर लास्ट वाला देखो, यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। यदि आप z में z के 1/3 मतलब 1/3, तो z के 1/3, तो z ऊपर आ जाएगा, z/3, z के 1/3 में से, z के 1/3 में से 3 जोड़े, यानी यहाँ +3 करें, ठीक है, +3 करें तो आपको कितना प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, हमको कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न करने हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो हमें कुछ ये समीकरण दी हुई है, इनको हमें कथनों के रूप में लिखना है, यानी कि हिंदी में लिखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। चलो देखो समझते हैं। जैसे पहला क्या है, देखो p + 4 = 15। इसका मतलब है ये p जो है इसमें हमने 4 जोड़ा तो हमको कितना मिला? 15 मिला। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? संख्या p, संख्या मान सकते हो इसको, संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या p में p और 4 का योगफल 15 देता है। तो जोड़ की जगह आप योगफल भी कर सकते हो। तो p में 4 जोड़ने पर, है ना, p में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 15 प्राप्त होता है। फिर ये लिखा हुआ है m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 3, क्योंकि m - 7 का मतलब क्या होता है? m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। फिर उसके बाद क्या है? 2m = 7, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। 2m इन दोनों के बीच जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी आए तो यहाँ पर ना तो प्लस दिखता है ना माइनस दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। इसका मतलब यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है, यानी इंटू, क्या है? इंटू। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × m, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? m का 2 गुना, किसका 2 गुना? m का 2 गुना, है ना, m का 2 गुना कितना देता है? 7 देता है। m का 2 गुना 7 देता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, m का 2 से गुणा करने पर
हमें 7 प्राप्त होता है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। फिर है m/5। बट्टे का मतलब होता है, जैसे कोई भी संख्या बट्टे में होती है, इसका मतलब होता है m में मुझे क्या करना है, 5 का भाग देना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बट्टा आए इसका मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का क्या देना है, भाग देना है। तो हम लिखेंगे m में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। फिर है 3m/5। अब की बार आपको 5 का तो भाग देना है, लेकिन m में नहीं देना है, 3m में देना है। तो यहाँ पर ये दोनों किस में है, गुणे में है ना। तो क्या लिखेंगे, m का 3 गुना, m का 3 गुना, 3 गुना और 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर, ठीक है, यानी m को पहले 3 से गुणा करना और फिर 5 का भाग देना। तो भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होता है। तो भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में है 3p + 4 = 25। तो इसमें भी देखो 3 का गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद में हम इसमें 4 जोड़ रहे हैं ना। तो p का कितना गुना, 3 गुना, है ना। p का 3 गुना और क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, और 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। अगला देखो 4p - 2 = 18, यानी इसमें भी मैंने 4 का गुणा किया है ना। तो p का 4 गुना, p का 4 गुना कर दिया, फिर कितना घटा दिया इसमें से, 2, है ना। तो p का 4 गुना में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। घटाने पर 18 प्राप्त होता है। अगला है p/2, यानी अब की बार p में किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया, और फिर उसमें हमने 2 जोड़ दिया तो हमें 8 मिल जाता है। तो हम लिखेंगे p का आधा, है ना। इस /2 जब भी लिखा होता है 1/2, इसका मतलब होता है आधा, हमेशा ध्यान रखना। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, है ना। तो p का आधा, यानी p का हमने आधा कर दिया, फिर इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। तो p का आधा और 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। यानी अब की बार हमें वापस समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण। अच्छा, तो प्रश्न देखते हैं। पहला है, इरफान कहता है कि, यानी कि इरफान नाम का लड़का है, वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसके पास, यानी इसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं। तो यहाँ पर 2 लड़के हैं, एक इरफान है और एक परमीत है। तो इरफान क्या कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास में है। तो एक आपका हो गया इरफान, है ना, और एक क्या हो गया, परमीत। तो ये कह रहा है इरफान, यानी इसके पास जितने कंचे हैं वो परमीत के कंचे, यहाँ पर अब क्या कह रहा है, 5 गुने से, परमीत के 5 गुने से 7 अधिक है। तो अब इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37, यानी इस लड़के के पास 37 कंचे हैं और इसका हमें समीकरण बनाना है। फिर यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है परमीत के कंचे की संख्या m है, यानी परमीत के पास हमें जितने कंचे मानने हैं वो कितने हैं, m है। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो, तो यहाँ पर मैं इस तरफ तो ले लेता हूँ परमीत और बराबर इस तरफ मैं लेता हूँ इरफान, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों बराबर कब होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे।
तो ये जो है बराबर कब होंगे, यानी इसका हमें समीकरण बनाना है। समीकरण क्या होता है कि बराबर के इस तरफ जितनी संख्या है उतनी की उतनी इधर होनी चाहिए। अच्छा, इरफान के पास कितनी संख्या है, इरफान के पास कितनी संख्या है, यानी कितने कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे, तो मैंने इरफान के नीचे 37 कंचे लिख दिए, है ना। फिर परमीत के पास कितने, तो यहाँ पर कह रहा है परमीत के कंचे हमें क्या मानने, m मानने। तो मैंने परमीत के कंचे मान लिए m। लेकिन क्या इन दोनों के बराबर है क्या, इन दोनों के बराबर नहीं है। इरफान के पास क्या है कि इरफान के पास जो है कंचे जो है वो परमीत से 5 गुने, यानी परमीत का 5 गुना, 5 गुने से 7 अधिक है। अधिक मतलब प्लस का निशान और कम मतलब माइनस का निशान। तो 5 गुने से 7 अधिक है। तो जब मैं इस m में यानी परमीत में जितने कंचे होंगे उसका 5 से गुणा करूँगा और फिर उसमें 7 जोड़ूंगा, तब जाके वो 37 कंचे होंगे, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक करना है। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं और परमीत के पास m कंचे हैं। अब m और 37 ये तो आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। तो अब इनको बराबर करने के लिए क्या करना कि भाई ये जो है परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक, यानी m के 5 गुने से अगर अपन 7 अधिक करेंगे तब जाके वो 37 आएगा। तो ये आपको जो है समीकरण कराना आना चाहिए। फिर दूसरा वाला देखो, दूसरा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो एक तरफ तो मेरे पास है लक्ष्मी और दूसरी उस तरफ क्या उसके पिताजी है ना। और इनकी आयु मुझे कितनी दी, 49 वर्ष दी, है ना। अब ये बराबर कब होगा, भाई पता है कि लक्ष्मी छोटी होगी और उसके पिता बड़े होंगे। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, देखो उनकी आयु यानी उसके पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, 3 गुने से, यानी जितनी लक्ष्मी की आयु है उसका 3 से गुणा कर दो और 4 वर्ष अधिक है और फिर उसमें 4 जोड़ दो। फिर यहाँ कह रहा है लक्ष्मी की आयु आपको 4 वर्ष लेनी है, तो यानी वाई लेनी है। लक्ष्मी की आयु क्या लेनी है, वाई लेनी है। तो अगर लक्ष्मी की आयु वाई है मेरे पास में, ठीक है, तो इसके अनुसार क्या करना, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, यानी इसका 3 से गुणा कराना, फिर 4 वर्ष अधिक है, फिर इसमें आपको 4 जोड़ देना है, तब जाके ये 49 के क्या आएगा, बराबर आएगा। तीसरा देखो, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 अधिक है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है और न्यूनतम अंक जो है हमें उनको L मानना है। तो यहाँ पर एक तो अधिक अंक लाने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा अधिकतम, ठीक है, और एक न्यूनतम अंक लाने वाले हैं, एक न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक है 87, हमें प्रश्न में दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अधिकतम अंक 87 है और न्यूनतम अंक हमें क्या मानना है, L मानना है। लेकिन क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो इसको ये बराबर कब होगा, तो यहाँ लिखा कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87, लेकिन ये कब बराबर होगा, जब प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 अधिक है। यानी ये जो न्यूनतम अंक है उसका 2 गुना और जब हम 7 जोड़ेंगे तब जाके अपने को 87 मिलेगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो 2 गुना धन और 7 अधिक होगा तब जाके वो 87 होगा, ठीक है। अच्छा, चौथा देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। अब इसको समझो, हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया और समद्विबाहु त्रिभुज हम जानते हैं जिसकी 2 भुजा समान होती है, और जिसकी 2 भुजा समान होती है उसके ये 2 कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब यहाँ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 होते हैं, और हम जानते हैं कि इन तीनों की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है, 180। अब आगे पढ़ते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, यानी अगर ये शीर्ष कोण है तो ये जो दोनों कोण बच गए वो आपके क्या हो गए, आधार कोण हो गए, है ना। और वो क्या कह रहा है, ये जो शीर्ष कोण है इन दोनों आधार कोणों का दुगना है ना। फिर ये क्या कह रहा है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण क्या है, B है,
यानी कि ये भी b है और ये भी b है, क्योंकि इसने क्या बोला प्रत्येक, है ना। तो ये दोनों आपस में b हो गए। और ये जो शीर्ष कोण है ये क्या कह रहा है, ये इन दोनों का दुगुना है, यानी अगर b है तो इसका 2 गुना ये वाला कोण होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों ही कोण आ गए, तीनों ही कोण आ गए, है ना। अब ये कह रहा है याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी इन तीनों कोणों की जोड़ 180 होती है। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी तीनों कोणों की जोड़ जो होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री। अब मैंने जो यहाँ पर लाइन लिखी है उसका क्या मतलब होता है, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग यानी इन तीनों को जोड़ना। तो सबसे पहला कौन है 2b, ये 2b, फिर कौन है b, ये वाला आ गया, फिर कौन बच गया b बच गया, और इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 आता है ना। अच्छा 2b, कितना b 2b, ये कितना b है 1b, और ये भी कितना है 1b। इन तीनों को जोड़ो तो ये 2 और एक 3 और एक 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 तो b है और 4b किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो इस प्रकार से ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है